मान को अपनी बातचीत में जोड़ते हैं। हमारे साथ प्रशांत खेमका, व्हाइट ओक कैपिटल के फाउंडर जुड़ रहे हैं। प्रशांत, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आप हाल ही में एक यूरोप का ट्रिप लगा के आए हैं और अपने क्लाइंट से और फंड से भी मिल के आए होंगे। ज़रा हमें जायज़ा दीजिए उस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में क्या हो रहा है। IMF ने तो अभी ये कहा आके कि यूरोप शायद रिसेशन स्किप कर देगा, बहुत पास आके नहीं जाएगा। ये तो ग्लोबल ग्रोथ के लिए अच्छी खबर है। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी फॉर ब्रिंगिंग मी ऑन द शो। आपके व्यूअर्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, जो रिसेशन फियर्स थे ग्लोबली लास्ट ईयर, जो काफी जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स लोग कंसर्न थे, एंड ऑब्वियसली मार्केट्स ग्लोबली लास्ट ईयर, हालांकि इंडियन मार्केट काफी ठीक रहा लास्ट ईयर, इतनी गिरावट नहीं आई, बट ग्लोबली मार्केट्स काफी नरम थे रिसेशन के डर के चलते। पर जो फिगर्स आ रहे हैं और साइमल्टेनियसली इन्फ्लेशन भी थोड़ा कम हो रहा है, इन्फ्लेशन का रिस्क भी कम हो रहा है, और जो इकोनॉमिक नंबर्स आ रहे हैं दे आर होल्डिंग अप बेटर देन द फियर्स, एंड दैट इज व्हाट जो IMF के प्रोजेक्शंस है वो दिखा रहे हैं कि शायद रिसेशन इतना खराब नहीं होगा। अब भी जो संकेत मिल रहे हैं उस हिसाब से, तो ग्लोबल इकोनॉमी इज डूइंग बेटर देन व्हाट वाज फियर्ड लास्ट ईयर, ऐसा कहना उचित होगा। एक अच्छी खबर के बारे में बात कर लेते हैं। अभी डेटा आया है वीकेंड में कि इंडियन इन्वेस्टर्स का जो होल्डिंग है ओवरऑल इक्विटी होल्डिंग में, वो एक तो 5 क्वार्टर से राइज करता आ रहा है और एक फ्रेश लाइफ टाइम हाई पे पहुंच गया है। मैं इसलिए ये बात आपसे डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि आप वन ऑफ द यंगेस्ट न्यू एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं और आपने अपना कारोबार बहुत बहुत स्पीड से ग्रो किया है और आप 25-30 साल से बाजार भी देख रहे हैं। अभी तक हिस्टोरिकली FII सबसे बड़े होल्डर होते थे प्रमोटर के बाद इंडियन एसेट्स के। इंडियन ने मिस कर दी लार्जली ये अपॉर्चुनिटी लास्ट 30 साल में, लेकिन यहाँ से आपको बड़ी अपॉर्चुनिटी लगती है, इसीलिए आपने अपना कारोबार फैलाया है। इस पर कुछ टिप्पणी दें कि इंडियन इन्वेस्टर अब समझ रहा है कि हमें अपने इंडियन कंपनीज को ओन करने की जरूरत है। नहीं, बिल्कुल, और ये बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट है इन्वेस्टर्स के लिए, देश के लिए। सी, और ये पिछले 5 क्वार्टर से तो बराबर है, बट पिछले 25-30 साल से ये ऑलमोस्ट 91 के बाद में जब लिबरलाइजेशन हुआ, 91 के पहले कोई म्यूचुअल फंड्स थे नहीं, सिर्फ एक म्यूचुअल फंड था ग्लोबल, आई मीन इंडिया में, वो UTI का जो रहता था, और LIC की सेविंग्स में लोग पैसा डालते थे। तो अभी ये जो पिछले 30 साल से निरंतर इंक्रीज हो रहा है म्यूचुअल फंड्स में पैसों का निवेश, और ये बहुत ही अच्छी बात है। एमफी ने जो इनिशिएटिव्स लिए हैं टू इसके प्रति अवेयरनेस बढ़ाने की, ओवर द लास्ट डेकेड और 2 डेकेड्स, वो म्यूचुअल फंड सही है का जो कैंपेन रहा है वो बहुत पॉजिटिव रहा है। ऑब्वियसली पिछले 8-10 साल से जो मार्केट में इनकम जनरेट हुई है, ऑलमोस्ट डबल डिजिट, दैट इटसेल्फ इज द बिगेस्ट ड्रॉ फॉर इन्वेस्टर्स, क्योंकि आखिरकार इन्वेस्टर्स भी सब जहां पर पैसा बनता है वहीं पे पैसा लगाते हैं। तो पिछले 5-10 साल में हालांकि ऊंच नीच ऊपर नीचे हुआ है मार्केट, बट 5-10 साल में जो इन्वेस्टर्स को पैसा बना है एक्विटी मार्केट से, उसके चलते भी काफी SIP में आप देखिए कितना बड़ा आज जो हो गया है मंथली इनफ्लो, एंड दैट इज मोर स्टिकी इनफ्लो। तो ये सब बहुत पॉजिटिव है, एंड यस, हम ही क्यों, काफी नए नए म्यूचुअल फंड्स शुरू हो रहे हैं। दैट ऑल्सो इज अ वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट। आज भी इंडिया में करीबन 50 के आसपास इर्द गिर्द ही म्यूचुअल फंड्स है, जबकि आप US वगैरह में देखो तो हजारों की संख्या में म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं। तो इंडिया में भी और ग्रोथ होगा, इससे इन्वेस्टर्स को काफी ऑप्शंस, ऑल्टरनेटिव्स मिलेंगे, एंड दैट इज वेरी गुड फॉर द सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम के लिए, एंड ओवरऑल कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए भी, और इकोनॉमी के लिए दैट इज पॉजिटिव। FII का रोल यस कम हो रहा है क्योंकि डोमेस्टिकली रोल बढ़ रहा है इन्वेस्टर्स का।
राइट, मॉर्निंग प्रशांत, ऑलवेज अ प्लेजर टू टॉक टू यू। एफआईज का फ्लो तो कम हो रहा है और इनफैक्ट अगर हम उनके से फ्लोज की जनवरी के मंथ की बात करें तो इनफ्लो के लिहाज से उन्होंने इंटरेस्ट अपना आईटी में, मटेरियल्स में, ऑटो एंसिलरी, ऑटो स्पेसेस, इन सब में दिखाया। आपको क्या लगता है कि अगर इस साल भले ही उनका इनफ्लो कम हो रहा हो, उनकी पार्टिसिपेशन कम हो, लेकिन कौन से बड़े सेक्टर्स हो सकते हैं जो बेनिफिशियरी हो, जहां उनके इनफ्लोज बने हुए रह सकते हैं इस साल के लिए या फिर नियर टर्म के लिए? सर्टनली। तो देखिए, जो एफआई इनफ्लोज आते हैं जाते हैं, ज्यादातर ये जो है इंडिया डेडिकेटेड फ्लोज नहीं रहते हैं। ये ज्यादातर होते हैं जो ईएम फ्लोज होते हैं या ग्लोबल इक्विटी फ्लोज होते हैं। इंडिया के जो करीबन $700 बिलियन की निवेश किया हुआ है एफआईएस ने, उसमें से हमारे अनुसार, एंड जो भी डेटा ऑब्वियसली एकदम एक्यूरेट डेटा नहीं है, बट करीबन 80% जो ये निवेश है वो ईएम और ग्लोबल इक्विटी फंड्स के तहत है, नॉट डायरेक्ट इन इंडिया। लास्ट ईयर इन सब फंड्स में से काफी आउटफ्लो रहा ग्लोबली, इस वजह से इंडिया में भी आउटफ्लो रहा। क्योंकि अगर ईएम फंड्स में से $100 बिलियन का आउटफ्लो होता है तो उसका समझिए करीबन $12 से $15 बिलियन इंडिया में से आउटफ्लो होना काफी नेचुरल कोरोलरी है। अगर इनफ्लो इस साल ईएम में होता है तो उसका बेनिफिट भी इंडिया को मिलेगा। ईएम मार्केट्स और ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स अभी तक ईयर टू डेट 6-7% ऊपर है एंड काफी आउट परफॉर्म किए। अगर ये एक्शन चलता रहा तो पॉजिटिव इन्फ्लोज होने की जरूर उम्मीद है। इसमें कौन से सेक्टर में जाएगा कौन से नहीं, ये कहना ऑलमोस्ट नामुमकिन है डिम्पी जी। इट डिपेंड्स ऑन कौन से सेक्टर्स आउट परफॉर्म करेंगे, जो फिर से नामुमकिन है बताना। तो वो मैं नहीं कह पाऊंगा। जो बड़े बड़े सेक्टर्स है जैसे बैंकिंग सेक्टर, आईटी सेक्टर, उनमें अगर इनफ्लो होता है कंट्री में तो उनमें जरूर इनफ्लो यूजुअली रहता ही है। तो वो दो सेक्टर्स में आ सकते हैं। हालांकि उस पर ज्यादा हम लोग फोकस नहीं करते उस मामलों में, क्योंकि उससे कुछ पैसे कमाने की कोई तरकीब नहीं है। प्रशांत जी, एक चीज़ आपने इस बार के बजट में भी देखी होगी कि जो कैपेक्स अनाउंसमेंट किया है गवर्नमेंट ने, वो अपना ऑल टाइम किया है, और वो भी ठीक चुनावी साल से ठीक पहले। अभी हम कल तस्वीरें देख पा रहे थे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की, जिसका पहले चरण को देश को समर्पित कर दिया देश के प्रधानमंत्री ने। आपको नहीं लगता गाड़ी में बैठ के फील होता होगा, देखिए अब हमारे टैक्स का पैसा सही जगह पर लग रहा है और हम बेहतरीन सड़कें देख पा रहे हैं, लेकिन ये गाड़ी में बैठ के ये फील तो होता है कि अच्छी सड़कें बन रही है, अच्छा सब कुछ बन रहा है, लेकिन ये अच्छी सड़कों वाले शेयर चलते क्यों नहीं है? सिर्फ आईआरबी को छोड़कर ये अच्छे कैपिटल गुड्स वाली चीजें दिखती क्यों नहीं है? बीएचईएल इक्का दुक्का शेयर को छोड़कर ये शेयर में क्यों नहीं कन्वर्ट हो पा रहा है? ये जो हम फील गुड कर रहे हैं, ये शेयर्स में फील गुड क्यों नहीं हो पा रहा है? नहीं, वो बहुत ही सही कहा आपने, एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किए। क्योंकि जहां पे जरूरी नहीं है कि कोई सेक्टर में बहुत ग्रोथ आए तो वहां पे पैसे बनेंगे ही। वो जरूरी उस फील्ड में कितना कंपटीशन है, कितनी प्रॉफिटेबिलिटी है और क्या वैल्यूएशन ऑलरेडी हो चुके हैं, उसके ऊपर निर्भर करता है। और जो आपने एक पहली बात कही कि गाड़ी में बैठ के बहुत अच्छा लगता है, वो जरूर मैं आपसे सहमत हूँ। क्योंकि मैं भी इंडिया में आजकल जो ट्रेन्स इतनी इम्प्रूव हो गई है, एंड खासकर मुंबई अहमदाबाद की ट्रेन्स में कई बार लेता हूँ, फ्लाइट से ज्यादा पसंद करता हूँ ट्रेन से जाना ये शॉर्ट डिस्टेंसेस में। क्योंकि आजकल सहूलियत बहुत ज्यादा हो गई है, स्पीड्स भी फास्ट हो गई है, और ये सब जो अभी आपने बजट का एक्सपेंडिचर और कैपिटल आउटले की बात करी है, उसमें बहुत मैसिव इंक्रीज है। रेलवेज में तो पर्टिकुलरली ज्यादा ध्यान दिया है। तो ये आम नागरिक के लिए भी बहुत अच्छी बात है। और इसमें सर्टनली ऐसे नहीं कहूंगा जो आपने सिर्फ 2-4 नाम लिए हैं कि वही बेनिफिशियरीज है। द अदर बेनिफिशियरीज ऑल्सो, मैं इंडिविजुअल कंपनीज के नाम नहीं ले सकता, बट यस, ये जरूर है कि जस्ट बिकॉज किसी एरिया में ग्रोथ हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो सेक्टर अच्छा ही करेगा, हर कंपनी वहां की अच्छी करेगी। उसमें ये ध्यान देना जरूरी है कि क्या कंपटीशन है। आप 2003 से 2007 की बात देखिए, या 2003 से 2004 से 2010 के टाइम पे इतना इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंडिंग हुआ एंड ऑल, बट रियल एस्टेट में इतना बूम आया। बीच में स्टॉक्स भी अच्छे किए, बट ओवर दैट 5-10 ईयर पीरियड किसी ने पैसा कोई खास बनाया नहीं ओवरऑल वो सेक्टर में। क्योंकि कंपटीशन एंड अदर फैक्टर्स लाइक गवर्नेंस also play a very important role in certain sectors।
अच्छी गवर्नेंस की कंपनियों का प्रेजेंस कम है, और कई सेक्टर्स में अच्छी कंपनियों का अच्छी गवर्नेंस की कंपनियां ज्यादा है। तो गवर्नेंस बहुत पहले देखना पड़ेगा, क्योंकि पैसा आगे चल के उन्हीं में बनेगा जहां पे गवर्नेंस सही होगा। राइट। प्रशांत, मैं समझता हूं कि आप एक नया ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट ऑफशोर फंड लॉन्च करने वाले हैं। एक ऑफशोर के लिए कर दिया है इंडियन इन्वेस्टर्स के, एक और आप ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए करने वाले हैं। उसके बारे में बताइए, और उसका थॉट प्रोसेस कैसा रहेगा? किस तरह का पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन आप करेंगे? क्या वो कंजम्पशन रहेगा, इंफ्रा रहेगा, डिफेंस, या मिक्स ऑफ ऑल ऑफ दैट? जरूर अजय जी। धन्यवाद सवाल के लिए। तो हमने करीबन 7 महीने पहले ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट्स फंड लॉन्च किया है। ये डबलिन डोमिसाइल फंड है ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए। और फिर दिसंबर में इमर्जिंग मार्केट्स एक्स इंडिया भी फंड लॉन्च किया है, पर्टिकुलरली इंडियन इन्वेस्टर्स को, निवेशकों को ध्यान रखते हुए, जिनका ऑलरेडी इंडिया में काफी एक्सपोजर है और जिनको नॉन इंडिया एक्सपोजर चाहिए। तो दोनों लॉन्च किया हुआ है। ये तो इमर्जिंग मार्केट्स हमारे लिए नई नहीं है, और एटलीस्ट मेरे लिए नई नहीं, क्योंकि मैंने कई वर्षों तक पहले इमर्जिंग मार्केट्स फंड्स मैनेज किए हुए हैं, जैसे कि आपको पता होगा। ये एक डाइवर्सिफिकेशन के लिए बहुत ही अच्छा एवेन्यू है, मेरा मानना है। क्योंकि जैसे इंडिया में बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां, उम्दा कंपनियां, वैसे ताइवान हो, कोरिया हो, मैक्सिको हो, पोलैंड हो, ये इमर्जिंग मार्केट्स में जो 25 डिफरेंट कंट्रीज आती है, वहां पे बहुत अच्छी कंपनियां निवेश करने को मिलती है। एंड उस हिसाब से ये फंड्स लॉन्च किए हैं अजय जी। एंड ऑब्वियसली टाइमिंग के हिसाब से कोई भी टाइम ऐसे उचित या अनुचित नहीं होता मेरे हिसाब से। ऑब्वियसली इमर्जिंग मार्केट्स काफी अंडर परफॉर्म किए हैं पिछले साल, और पिछले 3 सालों में भी काफी अंडर परफॉर्म किए हैं। तो अभी डाउनसाइड रिस्क कम लगता है। जब भी हमेशा कोई चीज बहुत अंडर परफॉर्म करी हो, तो एटलीस्ट दैट आई फील, हालांकि कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है, बट दैट आई फील एज नॉट अ बैड टाइम टू इन्वेस्ट इन और लॉन्च सच अ प्रोडक्ट। तो डाइवर्सिफिकेशन का ऑप्शंस देने के लिए ये फंड्स लॉन्च किए हैं। अल्फा की काफी गुंजाइश है यहाँ पे भी। ठीक है प्रशांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, काफ़ी दिनों बाद बात हो रही है आपसे, लेकिन उम्मीद करते आगे जरा जल्दी जल्दी आपसे मुलाकात होने वाली है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।